सभी का सुपरविजन में। आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक नया एंड इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस की हूँ। इस तरह का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा रेलवे एग्ज़ाम्स में, एसएससी एग्ज़ाम्स में, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स में। एंड ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी टाइम जो है एग्ज़ाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना एंड तुलना के लिए जाना जाता है। तो यहाँ का कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपका कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका ALU, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे देख पा रहे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहूँगी। हर क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दूंगी, सो दैट कि आपको पास जो नॉलेज रहेगा वो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। तो जो ALU होता है वो ALU इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ CPU। CPU क्या हो गया? CPU का फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम बोलते हैं मेन प्रोसेसर या फिर हम इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। एंड CPU का 3 पार्ट्स रहता है। पहला हो गया ALU, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सेकेंड हो गया CU, दैट इज कंट्रोल यूनिट। एंड थर्ड हो गया MU, दैट इज मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे सारा जो पार्ट्स हो गए, तीनों यूनिट हो गए प्रोसेसर का या फिर CPU का, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसके ऊपर काफ़ी टाइम क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि CU का फंक्शंस क्या है, मेमोरी यूनिट क्या करता है, ALU क्या करता है, ये सारा क्वेश्चंस रहता है। तो ALU में हम पढ़े कि जितना भी टास्क है, सारा कुछ टास्क जो एग्जीक्यूशन होता है वो एक्चुअली में कहाँ होता है? ALU में होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन जिसको हम कैलकुलेशन बोलते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेशन जिसको हम कंपैरिजन बोलते हैं, इस तरह का जो ऑपरेशंस है वो ALU में हो पाता है। एंड कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस। दैट मीन जब भी हम डेटा देते हैं इनपुट डिवाइस से, इनपुट डिवाइस का मतलब है कि जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, वो सारा इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू में हम इनपुट कंप्यूटर को दे पाते हैं। तो इनपुट डिवाइस से जब डेटा मेमोरी को जाता है, फिर मेमोरी से आउटपुट डिवाइस के थ्रू में हमें देखने को मिलता है, वो सारा चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। देन मेमोरी क्या हो गया? मेमोरी एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है। किसको? कि डेटा और इंस्ट्रक्शन, जो भी हम डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर हमें डेटा इंस्ट्रक्शन जो आउटपुट के थ्रू में हमें शो होता है, वो शो करने से पहले कहाँ स्टोर रहता है? मेमोरी में स्टोर रहता है। दैट मीन्स मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है जिसमें डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन स्टोर रहता है। हम जब भी इनपुट डिवाइस के थ्रू में डेटा देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो भी जाके मेमोरी में स्टोर रहता है। तो ये था 3 पार्ट ऑफ CPU एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका सही आंसर होगा आपका ALU, दैट मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब सेकंड क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रहने वाले डेटा पावर जाते ही वैनिश हो जाता है? दैट मीन्स ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसमें जो डेटा रहता है अगर पावर कट हुआ तो वो डिलीट हो जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका RAM, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये जो मेमोरी हो गया, हम तो अभी पढ़ के आए कि मेमोरी एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है जिसमें डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन रहता है। तो ये मेमोरी होता है 2 तरह का जनरली, एक हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो रैम है ये प्राइमरी मेमोरी का ही एक पार्ट है। तो प्राइमरी मेमोरी में रोम भी आता है। 2 तरह का रहता है प्राइमरी मेमोरी का, 2 कैटेगरी, एक हो गया रैम, दूसरा हो गया रोम। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी,
जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है। एंड रैम को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलेटाइल इसलिए क्योंकि जब भी पावर कट होता है, आप देखे होंगे कि हम जब भी कंप्यूटर में काम करते हैं, मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट हम टाइप कर रहे हैं, अगर हम उसको सेव नहीं किए हैं एंड पावर कट हो गया तो हमारा जो जितना भी वर्क है, अभी जितना भी डेटा है, वो सारा डिलीट हो जाता है, हमें फिर से टाइप करना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि रैम जो है हमारा वोलेटाइल है, पावर कट होते ही इसका जो डेटा है वो फिर से अगर हम सेव नहीं किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। एंड प्राइमरी मेमोरी का जो दूसरा कैटेगरी है जिसका हम रोम बोलते हैं, ROM, दैट इज रोम, तो इसका फुल फॉर्म है कि रीड ओनली मेमोरी। हम उसको खाली रीड कर सकते हैं, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। जब भी हम कंप्यूटर रहता है या फिर कंप्यूटर जब भी प्रोग्राम्स होता है या फिर प्रोग्राम्ड कंप्यूटर में जो है या फिर कंप्यूटर जो बिल्ड होता है उसके साथ जो है रोम जो है वो इनबिल्ड रहता है। वहाँ पे डेटा जो है यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता, वो रीड ओनली रहता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि MICR में C क्या डिनोट करता है। यहाँ पे देखिए MICR, तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये MICR क्या है कि इसमें हम ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू रिकॉग्नाइज द ओरिजिनलिटी ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट। पेपर डॉक्यूमेंट का ओरिजिनलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम MICR डिवाइस का यूज करते हैं। एंड ये जनरली ये बैंक वगैरह में यूज होता है टू रीड और टू स्कैन द चेक। तो चेक जो रहता है बैंक में, जो चेक वगैरह इशू होता है उसको स्कैन करने के लिए, रीड करने के लिए हम MICR का या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में MICR का यूज होता है। तो ये रहा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर UGC नेट एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1024 बाइट जो है कितना है, मतलब इसका वैल्यू कितना रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका 1 KB, दैट मीन्स 1 किलोबाइट। KB का फुल फॉर्म है किलोबाइट। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम बिट बोलते हैं। बिट क्या हो गया, कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट। एंड 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट होता है। ध्यान रखिएगा कि 1 बाइट का मतलब है 8 बिट मिलने से 1 बाइट होता है। एंड 1024 बाइट अगर मिल जाएंगे तो 1 किलोबाइट बन जाएगा। एंड 1024 किलोबाइट अगर हम मिलाएंगे तो वो 1 MB, जिसको हम मेगाबाइट बोलते हैं, तो 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। एंड 1 GB, दैट मीन्स गीगाबाइट, इज इक्वल टू 1024 MB। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि 1 GB इज हाउ मच। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 1 GB इक्वल 1024 मेगाबाइट एंड 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट एंड 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में एरर ढूंढने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं। देखिए कि जब हम कंप्यूटर में जो एरर सर्च करते हैं उसको हम डिबगिंग बोलते हैं। बग का मतलब एरर होता है, डिबग का मतलब है हम एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं, एरर को सर्च कर रहे हैं, एरर को फाइंड कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका डिबगिंग। डिबग करने का मतलब है कि एरर को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं एंड बग का मतलब होता है एरर। देन नेक्स्ट हो गया कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। जब भी हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं उसको क्या बोलते हैं। डेटा मतलब कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम कुछ भी टाइप करते हैं, तो उस टाइम में जो भी हम डेटा पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट। तो कंप्यूटर में हम जो कंप्यूटर को देते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट। यानी जो इनपुट है, इनपुट डिवाइस के थ्रू में दिया जाता है।
अब इनपुट डिवाइस क्या क्या हो गया, हमारा जो वेल नोन है जिसको हम माउस बोलते हैं, कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड के थ्रू में हम टाइप कर लेते हैं, माउस के थ्रू में हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो है उसका क्लिक करके हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एंड स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा कि जो स्कैनर है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। बहुत टाइम में कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी लोग का कि स्कैनर जो है वो इनपुट है कि आउटपुट है। स्कैनर हमेशा इनपुट डिवाइस है। एंड ध्यान रखिएगा कि स्कैनर में हम क्या स्कैन कर सकते हैं, हम टेक्स्ट के साथ इमेज भी स्कैन कर सकते हैं। ये जो लाइन हो गया आपका, ये क्वेश्चंस में आता है कि हम स्कैनर में क्या स्कैन कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस रहेगा कि टेक्स्ट है या फिर खाली इमेज है या फिर दोनों हम स्कैन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा कि हम टेक्स्ट भी स्कैन कर सकते हैं, हम इमेज भी स्कैन कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि हम जब भी स्कैन करते जाते हैं, मान लीजिए कि हमारा कुछ पेपर हमें स्कैन करना है तो हम पेपर देते हैं, दैट मीन्स उस टाइम में टेक्स्ट को स्कैन किया। या फिर अगर हमें फ़ोटो स्कैन करना होता तो भी हम फ़ोटो को स्कैन कर देते हैं। दैट मीन्स ये हमारा इमेज एंड टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। एंड स्कैनर हो गया कि इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कि वाईफाई जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। वाईफाई हम लोग सबको यूज़ करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक वायरलेस सर्विस है। दैट मीन्स ये हमें प्रोवाइड करता है वायरलेस इंटरनेट सर्विस, जिसको हम लैपटॉप, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई भी प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता है। एरर को हम बग बोलते हैं, जब हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं उसको हम डिबग बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम डिबगिंग बोला जाता है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कि वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए वीपीएन क्या हो गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ पे देखिए क्या फुल फॉर्म है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीपीएन का मतलब है कि ये इट अलाउज टू क्रिएट सिक्योर कनेक्शन टू अनदर नेटवर्क ओवर इंटरनेट। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ओवर व्यू लेते हैं, सपोज कोई एक रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट है, हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपना नेटवर्क के थ्रू में, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा कंट्री का या फिर दूसरा स्पेस का जो वीपीएन है वो हम उसका नेटवर्क है उसको हम यूज करेंगे। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि एक कुछ भी रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट है, हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम इंडिया, तो हम क्या करेंगे, सपोज हम जापान का जो वीपीएन है उसको यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि हम वीपीएन क्या करता है कि हमारा जो ओरिजिनल नेटवर्क है उसको सील्ड कर देता है। दैट मीन्स उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन, एक लेयर बिठा देता है। एंड हम जब भी वीपीएन यूज करके कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, अगर वो प्रोटेक्टेड है या फिर रेस्ट्रिक्टेड है, तो वहाँ पे जो वेबसाइट ओनर है उनको पता चलता है कि जो बंदा एक्सेस कर रहा है वो जापान से है, लेकिन हम ओरिजिनल कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, हम इंडिया का नेटवर्क से ही एक्सेस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो नेटवर्क है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। ये हम वीपीएन जो है हमारा नेटवर्क के ऊपर एक सील्ड तरह का काम करता है, प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है, मतलब कि पब्लिकली हमारा नेटवर्क को पब्लिक का नज़र में आने से बचाता है। ये हो गया आपका वीपीएन। देन नेक्स्ट हो गया कि कंप्यूटर का किस भाग को उसका ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर में जो ब्रेन रहता है उसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम मेन प्रोसेसर भी बोलते हैं। एंड सीपीयू का 3 पार्ट रहता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एलयू दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि आपका सारा कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस वगैरह, लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह करता है। कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करता है किसको, कि हम डेटा जो है इनपुट डिवाइस से कैसे मेमोरी तक जाएगा, फिर मेमोरी से कैसे आउटपुट डिवाइस तक आएगा, ये सारा चीज़ जो है कंट्रोल करता है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। एंड मेमोरी यूनिट क्या करता है कि स्टोरेज प्रोवाइड करता है। जब भी हम डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं ये हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है हमारा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को। तो सीपीयू को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कंप्यूटर में जो चिप है वो किससे बनी होती है। कंप्यूटर में जो हम चिप वगैरह यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का प्रयोग होता है। कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा
कि कंप्यूटर हमेशा मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझता है। यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि ऐसा लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, मशीन समझ सकता है। एंड ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 में रहता है। ध्यान रखिएगा कि 0 एंड 1 में जो 0 एंड 1 का फॉर्म में जो लैंग्वेज रहता है हम उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। एंड इस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है। एंड हम या ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते। तो हम जब भी कुछ लिखते हैं कि हम अपना जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में या फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं एंड कंप्यूटर के पास जब भी हो जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ मशीन लेवल में कन्वर्ट होके कंप्यूटर को दिया जाता है। तो ये जो कन्वर्ट कौन करता है? ट्रांसलेटर करता है। ट्रांसलेटर का काम है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, तो जैसे कि जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ये सारा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ही लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आता है कि जावा में क्या लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है दैट मीन जावा, C++ हो गया, उसको हमें 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को फीड करना है। तो ये जो बीच में कन्वर्टर का काम करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हमारा लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन कंप्यूटर जो भी हमें आउटपुट देता है वो तो कंप्यूटर अपना लैंग्वेज में आउटपुट देता है, लेकिन ह्यूमन को तो समझ में नहीं आता है। तो उस कंप्यूटर लैंग्वेज को फिर से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। तो ट्रांसलेटर जो हो गया हमारा मीडिएटर का जैसा काम करता है, किसके भीतर में? मशीन एंड ह्यूमन के भीतर में काम करता है। हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में एंड मशीन लेवल को अगेन हाई लेवल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटर हो गया आपका कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये सारा था मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट मीन्स कंप्यूटर को मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ में आता है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कि स्कैनर किस तरह का डिवाइस है। हम अभी पढ़ के आए स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है एंड प्रिंटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। ध्यान रखिएगा कि स्कैनर एंड प्रिंटर, स्कैनर इनपुट लेता है, प्रिंटर हमें आउटपुट देता है। हम देखे होंगे कि हम प्रिंट निकालते हैं दैट मीन्स हमें आउटपुट मिलता है। हम कुछ स्कैन करते हैं, वो हमारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके हम कंप्यूटर में लेते हैं, दैट मीन्स स्कैनर हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। देन क्वेश्चन नंबर 14 कि कंप्यूटर में कितने फंक्शनल कीज रहते हैं। तो कंप्यूटर में हमारा टोटल 12 फंक्शनल कीज रहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम F1 टू F12। तो ये फंक्शनल की इनको इसीलिए बोला जाता है कि ये जो सारा कीज हो गया 12 की, तो इनका कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन रहता है। जैसे कि आपका जो F5 हो गया वो रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है। F7 जो हो गया, मान लीजिए हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे हैं, MS वर्ड में टाइप कर रहे हैं, F7 जो है स्पेल चेक करता है, हमारा जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको चेक करता है। ऑल्ट के साथ अगर हम F4 प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम से विंडो प्रोग्राम से उसको क्लोज कर देता है। तो ये सारा जो है फंक्शनल कीज का अपना कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज रहता है, स्पेशल फंक्शंस रहता है, इसीलिए इनको फंक्शनल की बोला जाता है। एंड टोटल जो हमारा 12 फंक्शनल कीज है स्टार्टिंग फ्रॉम F1 टू F12। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कि ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या रहता है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर यूजीसी नेट में भी क्वेश्चंस में आया था, रेलवे एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक पेपर में कुछ लिख रहे हैं एंड हम चाह रहे हैं कि हम जो पेपर में लिख रहे हैं वो दूसरे पेपर में भी प्रिंट हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि दोनों पेज के भीतर में या फिर दोनों पेपर के भीतर में कार्बन कॉपी इंसर्ट करते हैं, सो दैट हम एक पेज में लिखे तो दूसरा पेज में भी कॉपी हो गया। तो सेम चीज़ है, ईमेल में भी सीसी यूज होता है। दैट मीन्स कि अगर हम जब भी ईमेल करते हैं बहुत सारे रिसिपिएंट्स को जाता है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी ईमेल किए उसका कुछ एक नोटिफिकेशन दूसरा इंसान के पास भी जाए,
तो हम उनको सीसी में रखेंगे। दैट मीन्स कि हम किनको क्या क्या भेजें, सबको ही अपना जो है दूसरा का ईमेल और दूसरा का जो है मैसेज वो देख पाएंगे। दैट मीन्स किसको हम क्या मैसेज भेजें या फिर जो मैसेज है हम किनको किनको भेजें, तो वो सारा चीज़ देखा जा सकता है सीसी के थ्रू में। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब है सीसी हम पढ़े कि हम जो भी ईमेल में लिखते हैं वो सबको दिखता है, किसको हम क्या भेजें, क्या कौन कौन रिसिपिएंट को ये पर्टिकुलर मैसेज गया हुआ है। एंड बीसीसी का मतलब है हम मैसेज तो सेंड करते हैं लेकिन वहाँ पे रिसिपिएंट जो है जिनको हम बीसीसी में रखते हैं दूसरा लोग उनको नहीं देख पाते हैं। सीसी में देख पाते हैं, बीसीसी में नहीं देख पाते, इसलिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ये दोनों चीज़ में ही हम सेंड करते हैं, हम ईमेल जो है रिसिपेंट्स को भेज सकते हैं सीसी एंड बीसीसी करके। लेकिन डिफरेंस क्या है, सीसी में रखने से रिसिपेंट जो है देख पाएंगे कि जो मैसेज है किनको किनको गया है, लेकिन बीसीसी अगर करेंगे तो देख नहीं पाएंगे कि जो मैसेज है वो किनको गया हुआ है। तो ये था सीसी एंड बीसीसी में डिफरेंस। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कि कंप्यूटर में यूज होने वाला सूचना को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में हम जो भी सूचना यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं डेटा। डेटा का मतलब है कि हम कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर जिसको हम बोलते हैं सूचना वो सारा यूज करते हैं। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18 कि वेबसाइट को देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको क्या बोला जाता है। हम अगर कोई भी वेबसाइट सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाह रहे हैं, हम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। ब्राउज़र मतलब कि वो ब्राउज करने में हमें हेल्प करता है, हमें इंटरनेट को सर्फ करने में या फिर इंटरनेट को ब्राउज करने में हेल्प करता है। हम कुछ भी इंफॉर्मेशन ब्राउज़र के थ्रू में सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, वो सारा एक एक ब्राउज़र है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि कंप्यूटर के निर्माण के समय ऐसा कौन सा प्रोग्राम जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली बोलते हैं। रीड ओनली का मतलब है कि जो लिखा हुआ है, जो भी फीड हुआ है डेटा, हम उसको खाली रीड कर सकते हैं। रीड ओनली, ओनली रीड करो, उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20 कि कंप्यूटर में यूपीएस का यूज क्या रहता है। यहाँ पे देखिए यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दैट मीन्स हम देखे होंगे कि कंप्यूटर में कि यूपीएस कनेक्टेड रहता है तो इसका मतलब है कि ये हमें एक पावर बैकअप प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि आपका पावर सप्लाई ऑफ हो गया है एंड आपके पास अगर यूपीएस है तो यूपीएस की वजह से आपका जो सिस्टम में आप काम कर सकते हैं, आपका सिस्टम ऑन रहता है। तो ये एक तरह का जो है पावर बैकअप जो है हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। तो इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यहाँ पे रीड ओनली का मतलब है हम खाली रीड कर सकते हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। रोम को रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। तो ये था आज का क्वेश्चंस, कुछ 20 क्वेश्चंस जो डिस्कस किए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था अपने आप में। आई थिंक कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट मुझे मोटिवेशन मिल सके कुछ नया एंड बेहतरीन वीडियो लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।